नमस्कार। चलिए, तो आज हम हिंदी का एक नया लेक्चर शुरू कर रहे हैं। उसका शीर्षक जो है मेरी बीमारी श्यामा ने ली। अब सबसे पहले तो ये कृति जो है मेरी बीमारी श्यामा ने ली, ये आत्मकथा खंड हमारे जाने माने कवि मधुशाला के कवि हरिवंश राय बच्चन, ये उनके रचयिता है, आत्मकथा के लेखक है, ये करता है। अब हरिवंश राय बच्चन को तो आप अमिताभ बच्चन के पिता के रूप से जानते हैं। हम सब ऐसा मानते हैं कि वे उनके पिता हरिवंश राय बच्चन। वास्तव में ऐसा था कई साल पहले। ये बच्चन, पहले ये स्पष्टता कर लीजिए, ये बच्चन है, उनकी सरनेम नहीं है, ये कवि है। तो कवि ने उपनाम रखा है बच्चन, ये सरनेम है उनकी श्रीवास्तव। यूपी के कायस्थ ब्राह्मण, इलाहाबाद निवासी, ये उनका वतन रहा है। तो यहाँ तो लिखा नहीं है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, पीएचडी किया है, कवि है, लेखक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उन दिनों की, उनके संघर्ष के दिनों की, उनके जवानी के दिनों की, जो काफ़ी संघर्षरत थे। उन दिनों की यहाँ बात की है उन्होंने अपनी आत्मकथा में। ये आत्मकथा जो है उसमें अलग अलग 4 खंड में लिखी हुई आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं, डीडी का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। लेकिन ये जो खंड है हमारा, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये खंड उसके बारे में, उनमें से लिया गया एक खंड, आत्मकथा का ये खंड है। ये आत्मकथा का खंड का भी खंड, क्या भूलूं क्या याद करूं, उसमें से लिया गया ये चैप्टर मेरी बीमारी श्यामा ने ली। तो हरिवंश राय बच्चन उन दिनों काफ़ी संघर्षरत थे, जवानी के दिन थे, और गृहस्थी चलाने हेतु काफ़ी काम करना पड़ता था। शिक्षक तो थे ही, उपरांत ट्यूशन भी करनी पड़ती थी। वे कवि भी है, लेखक भी है, पुस्तक भी लिखते हैं, तब जाकर उनका गुजारा होता था। फिर तो काफ़ी प्रसिद्ध कवि बन गए। ये जो श्यामा है उनकी बात बता दूं, ये श्यामा, ये हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी का नाम है। दूसरी पत्नी का नाम है तेजी बच्चन, और अमिताभ की माता का नाम है तेजी बच्चन। तो हम बात कर रहे थे, काफ़ी संघर्ष किया, अध्यापक भी रहे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है वहाँ जाकर उन्होंने पीएचडी भी की है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो जॉन पेट्स नामक कवि हैं, उनके समग्र वांग्मय पर उन्होंने पीएचडी की है। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है। विदेश मंत्रालय में भी कार्य किया है। तो ये हमारे कवि राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत किए गए थे, अध्यापक भी रहे हैं। काफ़ी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं उनको, खास करके सोवियत लैंड पुरस्कार हैं, और साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं, पद्म विभूषण हैं। तो यहाँ उन्होंने जो लिखा है, खास करके उनकी काव्य कृतियाँ, ये तो काफ़ी प्रसिद्ध है। मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर और एकांत संगीत, उनमें से भी ये मधुशाला के कवि के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध हुए। तो ये पूरे भारत में
मधुशाला के कवि के रूप में प्रसिद्ध थे। ये उनका उपनाम था बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। तो बच्चन जी की ये कविताएं, खास करके ये मधुशाला के कवि, तो काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे। जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, उनके मित्र रहे। इंदिरा गांधी, उनसे भी संबंध रहा। तो ये हमारे कवि हरिवंश राय बच्चन के बेटे अमिताभ, वैसे तो दो बेटे हैं, अजिताभ, ये भी है अजिताभ श्रीवास्तव, और ये अमिताभ श्रीवास्तव। बीएससी किया था अमिताभ ने, काफ़ी संघर्ष किया, कोलकाता में नौकरी की, ऑल इंडिया रेडियो का इंटरव्यू दिया था, वहाँ तो फेल हो गए कि भाई वॉइस क्वालिटी ठीक नहीं है। फिल्मों के में काम करने के लिए काफ़ी संघर्ष उसे करना पड़ा। दिल्ली से चिट्ठी लेकर जानी पड़ती थी इंदिरा गांधी की या जवाहरलाल नेहरू जी की। ये चिट्ठी लेकर जाता था बम्बई और निर्माताओं को दिखाता था, और उसमें लिखा हुआ होता था कि ये हमारे जाने माने कवि हरिवंश राय बच्चन का बेटा है। तो बार बार उसे बताना पड़ता था कि मैं बच्चन का बेटा हूँ, हरिवंश राय बच्चन का बेटा हूँ, मेरा नाम है अमिताभ श्रीवास्तव। तो उसने ऐसा सोचा कि बार बार ये बताना पड़े कि मैं हरिवंश राय बच्चन का बेटा हूँ, बच्चन ये तो उपनाम है। फिर उसने, अमिताभ ने खुद ने ये उपनाम अपनी सरनेम के रूप में रख लिया, अमिताभ बच्चन कर दिया, तो सब पढ़कर समझ सके कि भाई ये हरिवंश राय बच्चन का बेटा है। इससे उनको फिल्मों में काम मिलने लगा। उनके पिताजी के नाम के कारण फिल्मों में काम मिला है। अमिताभ को कोई जानता नहीं था जंजीर तक, लेकिन उनके पिताजी के कारण काम मिला, इसलिए फेमस हुआ, वह अमिताभ बच्चन कहलाया। आज हम ऐसा मानते हैं कि हरिवंश राय बच्चन ये अमिताभ बच्चन के पिता है, उनके पिता के रूप में हम जानते हैं। ऐसा भी है, आज अभिषेक बच्चन को हम अमिताभ बच्चन के कारण जानते हैं, अमिताभ बच्चन का बेटा है इसलिए जानते हैं, बाकी अभिषेक को कोई नहीं जानता था। तो एक समय था हरिवंश राय बच्चन का, उनके नाम से उनका बेटा जाना जाता था। आज बेटा जो है अमिताभ, उनके नाम से हमारे कवि हरिवंश राय बच्चन, उनका परिचय देना पड़ता है। तो ये काफ़ी संघर्ष किया है, उनके संघर्ष के दिनों की ये कहानी है, ये कथा है, आत्मकथा है। जवानी के दिन थे, श्यामा उनकी पहली पत्नी है, और वे खुद अपना गुजारा करने के लिए हरिवंश राय बच्चन पढ़ाने का कार्य करते थे। तो उन दिनों जो पढ़ाने का कार्य, कॉलेज में तो नहीं थे, अध्यापक तो नहीं थे, सामान्य शिक्षक थे, ट्यूशन भी रात को ट्यूशन में भी जाना पड़ता था। तो आर्थिक स्थिति उनकी काफ़ी खराब थी, काफ़ी संघर्ष किया। उनके पिताजी छोटे से गांव में रहते थे, उनके एक भाई भी हैं शालिग्राम, वे सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन उनकी भी आमदनी इतनी नहीं थी कि पूरा घर चला सके। तो उन दिनों की वे बात कर रहे हैं, बीमारी की, खास करके श्यामा की बात कर रहे हैं कि मेरी बीमारी श्यामा ने ली। ये चैप्टर है, उनकी हम बात करें आज। तो चलिए उन्होंने क्या लिखा है वह देखते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि भाई मैं अपनी बीमारी है उनको दुलारने वालों में से नहीं हूँ। कोई कोई ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बीमारी को दुलारते रहते हैं, मज़ा आता है उसे, बीमारी को जाने नहीं देते, दुलारते रहते हैं, उसे सुविधाएं प्रदान करते, बीमारी रुक जाए, काफ़ी अच्छा अच्छा खाना मिले, आराम मिले। तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। हरिवंश राय जी कहते हैं कि मैं उन लोगों में से नहीं था। सच कहूँ ना तो मैं अपनी बीमारी के प्रति प्रायः निर्भय था। अपनी बीमारी के प्रति हमेशा मैं निर्भय रहा हूँ, डरता नहीं हूँ उससे, भय नहीं है मुझे। गांधी जी ने ही एक अंडरलाइन कीजिए, महत्वपूर्ण बात की है कि गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है।
गांधी जी ने कही, अपने लेख में ऐसा लिखा था और हमारे ये कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है, पाप। तो हमें जो शरीर दिया गया है, ईश्वर ने जो प्रदान किया है हमारा शरीर, हमारा देह, तो उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही। हमारे शरीर का ख्याल तो हमें रखना चाहिए, उसे स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है। हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपराधी हैं ही। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया। हरिवंश राय जी कहते हैं कि गांधी जी का जो तर्क था कि बीमार होना अपराध है, उस तर्क को मैं कुछ और आगे ले गया और अंडरलाइन कीजिए, अपराधी को दंड देना चाहिए। अब हम अपराधी हैं तो हमें दंड देना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। तो अंडरलाइन कीजिए एक और, मुझे जब कभी भी छोटी मोटी बीमारी होती थी, छोटी मोटी बीमारी सबको होती ही रहती है, वैसी बीमारी जुकाम है, बुखार है, खांसी है, सिर दर्द है, तो ऐसी छोटी मोटी बीमारी लेखक को, ये हमारे कवि हरिवंश राय बच्चन को भी होती रहती थी, तो मैं खाट पर न लेटता, तो खाट नहीं पकड़ लेता। हमारे यहाँ तो सामान्य बीमारी में लोग खाट पकड़ लेते, सो जाते, आराम करने लगते, तो मैं ऐसा नहीं करता। और अंडरलाइन कीजिए क्या करते, और भी अपने से काम लेता हूँ, ज़्यादा काम लेते हैं शरीर से। गांधी जी ने भी कहीं लिखा है या कहा है कि जब हम बीमार हैं तो हमें उपवास करना चाहिए, यानी खाना बंद कर देना चाहिए, और ये उपवास करने से बहुत फायदा होता है शरीर को, हमारी बीमारी चली जाती है। दो जापानीज कोई वैज्ञानिक है या डॉक्टर है, उन्होंने संशोधन किया है, नोबेल प्राइज मिला है उस पर, कि हम जो उपवास करते हैं उनके कारण कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है, हम बीमार कम होते हैं। तो हमारे शास्त्रों में तो पहले से ही कहा गया है कि भाई शनिवार करना चाहिए, एकादशी करनी चाहिए, व्रत करना चाहिए, तो बहुत सारे प्रावधान हैं हिंदू धर्म में। व्रतों का, उपवास का बहुत ही महत्व है। तो ये तो प्राचीन काल से चला आ रहा है। आज वैज्ञानिकों ने, जापानीज वैज्ञानिकों ने ये साबित कर दिया कि हमारे शरीर के लिए, खास करके कैंसर जैसे रोगों से लड़ने के लिए उपवास करना चाहिए, जिनसे हमारे शरीर में जो ज़्यादा चर्बी है वह कम होती है, हमारा शरीर स्वस्थ बन जाता है। तो उपवास तो करना चाहिए, बहुत अच्छी थेरापी है ये। तो यहाँ बच्चन जी ऐसा कहते, गांधी जी ने तो कहा ही था उपवास करना चाहिए बीमारी में, तो लेखक कहते हैं कि मैं अपने शरीर को दंड देता हूँ, सजा देता हूँ कि वह बीमार क्यों हुआ, तो खाट नहीं पकड़ लेता, अपने से और काम लेता हूँ, शरीर से ज़्यादा काम लेता हूँ शरीर से। मुझे भरे बुट बुखार में अपनी जो रात की ट्यूशनों पर जाने की बात याद है। बहुत सारा बुखार, भरे बुट बुखार, यानी काफ़ी बुखार, फिर भी रात में ट्यूशन में जाना पड़ता था, ट्यूशन में करवाता था। तो ये बात याद है मुझे, बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश से पढ़ाता हूँ। जब जब बुखार होता तो मैं उसकी बुखार के कारण और जोश में आ जाता हूँ, बहुत जोश में आकर मैं पढ़ाता हूँ। मजदूरी करके जो काम करने वाले लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं, उससे बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? उसे कोई अधिकार नहीं है। जो श्रमजीवी है वह बीमार हो जाए तो क्या होगा? उसे मजदूरी नहीं मिलेगी, काम नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा तो मजदूरी, पैसे नहीं मिलेंगे, खाना नहीं मिलेगा, तो उसे तो कोई ऐसा अधिकार है ही नहीं बीमार पड़ने का, उसे बीमार नहीं पड़ना चाहिए। ये हमारे देश की व्यवस्था है कि ऐसे श्रमिकों को, जो श्रमजीवी हैं, वे तो ज़्यादा बीमार होते ही नहीं। पहली बात ये बता दूँ आपको, जो श्रम करते हैं, जो मेहनत करके खाते हैं, शारीरिक परिश्रम जो करते हैं, वो बहुत ही कम बीमार होते हैं। फिर भी
यदि बीमार हो जाए तो बीमारी वहाँ टिकती नहीं है, क्योंकि सुविधाएं वहाँ नहीं मिलती। अच्छे अच्छे फल, दूध, अच्छी खुराक, आराम, ये सब प्राप्त नहीं होता बीमारी को, तो बीमारी भी वहाँ टिकती नहीं है, भाग जाती है कि भाई यहाँ पोषण नहीं मिलता। तो मजदूरों को ये अधिकार नहीं है, वे जल्दी काम पर चले जाते हैं। बीमार ये अमीरों की हरमजदगी है, ये अमीरों की पाली हुई ये हरमजदगी है। तो अमीरों ने उसे प्रश्रय दे रखा, ये उनका शौक है अमीरों का। गरीबों को उसे अपने पीछे नहीं लगाना चाहिए। गरीब जो है, मजदूर है, श्रमजीवी है, मेहनतकश इंसान है, उससे बीमारी को नहीं पालनी चाहिए, अपने पीछे नहीं लगाना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है हरिवंश राय जी ने। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक होता है। मैं जब लिखता हूँ, कविताएं लिखता हूँ, ये आत्मकथाएं या लेख लिखते हैं, तो बुखार, लेखक कहते हैं हरिवंश राय जी, मुझे सहायक होता है, प्रेरक होता है, प्रोत्साहक लगता है। अंडरलाइन कीजिए, लिखने में लेखक को ये बुखार सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता है, उपयोगी है, उसे तो अच्छा लगता है, प्रेरणा प्राप्त होती है, सहायता मिलती है और प्रोत्साहन मिलता है लिखने में। ऐसा हरिवंश राय जी कहते हैं। एक तरह की आग होती है मेरे शरीर में, आग, एक तरह की आग, ये जिसमें मेरी जो अनुभूतियाँ हैं उसमें ताप आता है। जो अनुभूतियाँ होती हैं वह ये अनुभूतियाँ ताप में विशुद्ध होकर निकलती है। तो ताप आ जाता है जिसमें गलकर पिघलकर मेरा हृदय ढल जाता है। ये ताप में गलकर पिघलकर मेरा हृदय भी ढल जाता है और एक तरह की भट्ठी शुरू हो जाती है मेरे शरीर में। ये भट्ठी क्या करती है? मेरे विचार, मेरे भाव, मेरी कल्पना, उनको उबाल देकर उच्छलित करती है, उबालती है उसमें मेरे विचार, मेरे भाव, मेरी कल्पना, तो उसमें परिशुद्ध हो जाते हैं। ये मेरे विचार और भाव, कल्पना परिशुद्ध होते हैं। और यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था, जिद करके लिखता था, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बुखार है, लिखता था, अदबदा कर तो नहीं लिखता था। पर अगर मैं लिखना चाहता तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता। अगर मैं लिखना चाहूँ, बुखार है और लिखना चाहूँ, तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा तो नहीं बन सकता। मैं लिख सकता हूँ बुखार में भी, हाँ, जिद करके तो नहीं लिखता था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्व मामूल होते हैं, बहुत ही सामान्य ढंग से, बहुत ही आसानी से हल्के बुखार में मेरे काम सब होते रहते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है। कोई मेरा बदन छुए तभी पता चलता था कि मुझे बुखार, तो मैं पट से जवाब दे देता था, हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। एक तरफ बुखार है और उसके सामने मैं भी हूँ, मैं जवाब दे देता था पट से। एक अंडरलाइन कीजिए, शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था और जब वह बुखार में होता था तो अच्छी कहानियाँ लिखता था। ये फ्रेंच साहित्यकार है किपलिंग, उसने लिखा कि बुखार में भी उसे काम करना पड़ता था, उसकी मजबूरी थी, लिखना पड़ता था, काम करना पड़ता था। और जब बुखार होता था तो तब वह बहुत ही अच्छी कहानियाँ लिख सकता था। तो क्या कहानियाँ लिखने के लिए, अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखने के लिए बुखार को लाना चाहिए? ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन ऐसा बुखार है तब बहुत अच्छी कहानियाँ वह लिख सकता था। तो बुखार में काम कर सकता था, उसमें कोई समस्या नहीं थी उसे, किपलिंग को। तो ये किपलिंग ने लिखा है। अब लेखक हरिवंश राय जी कहते हैं बुखार में कम लिखने की बात तो मुझे याद नहीं है, कभी कम लिखा है, बुखार है आराम कर लिया, ऐसी बात याद नहीं है। यह कैसे बन पड़ा इसका निर्णय भी मैं न देना चाहूँगा,
प्रसंगवश मुझे याद आ गया है कि अपनी जो रचना है दो चट्टाने, तो दो चट्टाने की दो सबसे बड़ी कविताएं सांत्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर, सांत्र ये भी फ्रेंच साहित्य का, उसने नोबेल पुरस्कार को ठुकरा दिया था, मना कर दिया नहीं चाहिए, तो उस पर एक कविता लिखी। और दूसरी दो चट्टान अथवा सिसिफस बरकस हनुमान, एक राजा जो लड़ाई में बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े पत्थर उठा उठा कर फेंकता था, जिसका नाम है सिसिफस। तो सिसिफस बरकस हनुमान, ये दूसरी कविता। तो लेखक कहते हैं, मुझे याद नहीं, लेकिन ये प्लूरसी में पड़े पड़े मैंने ये दो कविताएं, दो चट्टाने, उसकी जो बड़ी बड़ी दो कविताएं हैं ये प्लूरसी में पड़े पड़े मैंने लिखी थी। ये प्लूरसी वैसे तो दांत का एक रोग है, दांतों की बीमारी है, और फेफड़ों में पानी भी भर जाता है, ये प्लूरसी भी उसे भी कहते। तो ऐसे प्लूरसी में पड़े पड़े मैंने ये दो चट्टाने वाली कविताएं लिखी हैं। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था, जब मैं युवान था, जवान था, तब की बात लेखक बता रहे हैं। बीमारी मुझे पराजित नहीं करती थी। और ऐसा ही होता है, हम युवान होते हैं, काम करते, श्रम करते, शारीरिक परिश्रम ज़्यादा होता है, तब हम कम से कम बीमार होते हैं। ज़्यादातर लोग कब बीमार होते हैं? जब वृद्ध हो जाते हैं, शारीरिक प्रवृत्तियाँ खास करके शारीरिक श्रम जो है कम हो जाता है, तब वह बीमार रहने लगते हैं। जब निवृत्त हो जाते, उम्र हो जाती है, तब लोग बीमार ज़्यादा होते हैं। तो लेखक कहते हैं कि भाई मैं जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित नहीं कर सकती थी, मैं ही उसे हरा देता था, बीमारी भाग जाती थी, मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन तक चलता? बुखार ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। विश्राम तिवारी, उनके एक परिचित है विश्राम तिवारी, वे कहा करते थे कि भाई मार के पीछे भूत भागे। हमारे यहाँ भी कहावत है, जहाँ चमत्कार वहाँ नमस्कार। तो मार के पीछे भूत भागे, मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध कर दिया था कि भाई काम के पीछे बुखार भागे। काम करते ही रहे, परिश्रम करते ही रहे, तो बुखार टिक नहीं सकता। अब बुखार है, ये सर्दी जुकाम है, ये जो छोटी मोटी बीमारियां होती रहती थी, खांसी, सिर दर्द, जुकाम, तो ये क्यों होता है ये पहले समझना चाहिए। हमारे शरीर में बाहर से कोई जर्म्स दाखिल होते हैं नाक के रास्ते से, तो सर्दी जुकाम हो जाता है, नाक में से प्रवाही निकलता है, उसका सामना करते हैं। ये हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति है, बाहर से घुसने वाले दुश्मनों को वही नाक में रोक लेने का प्रयास करते हैं, फेफड़ों तक जाने नहीं देते। ये सर्दी जुकाम ये निकाल देते हैं, उसमें ये प्रवाही के साथ ये जो जर्म्स वे भी बाहर निकल जाते। लेकिन हम क्या करते, सर्दी जुकाम में एक दिन दो दिन हम रुक नहीं सकते, दवाइयाँ ले लेते। दवाइयाँ लेने से क्या होता है, बाहर से जो जर्म्स वायरस आया है उसका सामना करने के लिए हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति जो सक्रिय हुई है, उनकी सक्रियता को हम दबा देते, दवा के माध्यम से टेबलेट ले लेते, तो ये सर्दी जुकाम नहीं होता है। और बाहर से जर्म्स आराम से ये वायरस हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाता है। ये बुखार भी क्या है, बुखार भी हमारी शरीर की जो सिस्टम है उसमें कुछ खराबी हुई है, चेतावनी देते हैं। बाहर के वायरस या जर्म्स को मारने के लिए शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो बढ़ा देते हैं। हमें चेतावनी भी देते हैं कि बाहर से किसी वायरस का, जर्म्स का हमला हुआ है।
सावधानी रखें, ये चेतावनी है, ये बुखार आना चाहिए। लेकिन हम चेतावनी को ही दबा देते हैं कि नहीं, चेतावनी नहीं देनी है, बुखार नहीं आना चाहिए, दवाइयाँ ले लेते हैं, बुखार को ही दबा देते हैं। तो ये सिस्टम हमारी बिगड़ जाती है। दूसरी बार ऐसा कोई आक्रमण हो तब चेतावनी नहीं देते हैं, वे बंद हो जाते हैं कि भाई चेतावनी देने पर हमें कड़वी दवाइयाँ मिलती हैं, सजा मिलती है, अब चेतावनी देना बंद कर दो। तो ये हमारी सिस्टम है, हमारे शरीर की सिस्टम है। बाहर गर्मी है तो हमारा शरीर अंदर से अपनी कूलिंग सिस्टम शुरू कर देता है, पसीना निकलता है और हमारे शरीर को शीतल रखने का वह प्रयास करता है। लेकिन हम पसीने को ही दबा देते हैं, पसीना नहीं आना चाहिए, कुछ लगा देते, पाउडर लगा देते कि भाई मुझे बहुत पसीना होता है, दवाइयाँ लेते हैं पसीना ना होने। तो हम बिगाड़ते हैं अपने शरीर को। बाहर काफ़ी ठंड है तो हमारा शरीर गर्म हो जाता है, तो ये भी सिस्टम है हमारे शरीर की। तो ये काफ़ी वैज्ञानिक तरीके से शरीर चलता रहता है। बाहर से कोई जर्म्स, वायरस उसका हमला होता है तब हमारा शरीर हमें बचाने के लिए ये सब कार्य करता रहता है। अब ये जो लक्षण है बीमारी के, बुखार, सिर दर्द, जुकाम, सर्दी, तो ये लक्षणों को ही हम दबा देते हैं। ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कोई बाहरी दुश्मन का हमला हुआ है, हमें सावधानी रखनी होगी। चलिए, तो यहाँ लेखक जो बात करते थे कि ये बुखार इस बार मुझे आया, वह मामूली बुखार नहीं था। अब लेखक बात करते हैं बुखार की कि मुझे बुखार हुआ, ये मामूली बुखार नहीं था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था। ये मामूली बुखार नहीं था। और लेखक भी बीमारी को दुलारने वालों में से नहीं थे, ध्यान नहीं दिया। पिछले 9 महीनों से उसे झकझोर रहा था ये बुखार, चेतावनी दे रहा था। ये तूफान से पहले का ये बुखार था और शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझको दे गया। ये बुखार शांत तो हुआ, लेकिन शांत होने से पहले जाते जाते एक विध्वंसक झटका मुझको देकर गया है। तो उन दिनों की बात है, लेखक स्कूल में पढ़ाने जाते थे, स्कूल बंद था, शायद वेकेशन था, ट्यूशनों पर मैं जाता था, स्कूल बंद था इसलिए ट्यूशनों पर जाते थे लेखक, और उनकी आमदनी की मुझे काफ़ी ज़रूरत भी थी। वहाँ से जो आमदनी होती थी, खास करके ट्यूशनों से, तो उसकी ज़रूरत थी क्योंकि किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं हुई है। लेखक लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, ये मधुशाला, निशा निमंत्रण जैसे काव्य संग्रह लिखते थे, लेकिन ये किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं हुई थी। वहाँ से इनकम जो है नियमित नहीं आ रही थी। कर्ज सिर पर चढ़े थे और सिर पर कर्ज बोझ चढ़ा था, कर्ज था, ऋण था। बुखार पहले आया, 10 दिन चला, शुरुआत की बात कर रहे हैं, पहले 10 दिन चला, फिर 20 दिन तक चला, फिर महीने भर तक चला, फिर 2 महीने चला, जुलाई आ गई। अब वैकेशन तो समाप्त हो गया, जुलाई महीना आ गया है, जुलाई आ गई है। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर तो जाना न होता, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता था। जब तक वैकेशन था तब तक तो सिर्फ ट्यूशन पर ही रात में जाते थे। अब क्या हुआ है, जुलाई महीना आ गया है तो ट्यूशन में तो जाना ही होता था, साथ साथ दिन भर स्कूल में पढ़ाना पड़ता था, डबल काम करना पड़ता था। दिन भर स्कूल में पढ़ाते थे, रात में ट्यूशन में भी जाते थे, और बुखार भी था और लिखते भी थे।
तो स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता था दिन भर। बुखार का नमूना तो वही है, लक्षण उसके। सुबह कैसा बुखार है, देखिए उसके लक्षण बता रहा है कि सुबह बिल्कुल नहीं है, सुबह बुखार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। शाम को 101 अंश सेल्सियस, 102 अंश। तो ये जो बुखार है 101, 102, ये तो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये उसे बुखार कहते हैं। शाम को ये 101, 102 हो जाता है। कमजोरी है, दिन ब दिन बढ़ती हुई है, रोज बढ़ती है कमजोरी, अशक्ति आ रही है। कभी कभी धीमी खांसी आ रही है, कभी कभी धीमी खांसी आ रही है। तो ये दवाइयाँ जो हैं, एक शौकिया दवा बाटू होम्योपैथ कर रहा था। एक होम्योपैथ, अलग अलग चिकित्सा पद्धति है हमारी, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है। तो ये होम्योपैथ वहाँ से दवा में ले रहा था। कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदिक हो गया है। तपेदिक एक प्रकार का बुखार, ये तपेदिक हो गया है। और हो गया है तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते से बाहर। ये क्षय जैसा रोग है, और उन दिनों क्षय रोग, टीबी, उनका इलाज एलोपैथी में होता था और काफ़ी महंगा था। इसलिए लेखक सोचते हैं कि भाई एलोपैथी का इलाज ये तो अपने बूते से बाहर है, अपने शक्ति से बाहर है, अपने सामर्थ्य से बाहर है, उतनी शक्ति नहीं है। क्या उस समय मेरी जिह्वा पर सरस्वती आकर बैठ गई थी कि जब मैंने कहा कि भाई श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा। पहले तो श्यामा बीमार थी, मेरी पत्नी बीमार थी, उसका बुखार मैं लेने जा रहा हूं, मैं ले लेता हूं। मानो मेरी जिह्वा पर सरस्वती आकर बैठ गई हो और मुझसे ऐसा बुलवाया गया हो कि मैं श्यामा का बुखार ले रहा हूं। और वैसा ही हुआ, श्यामा ठीक हो गई और मैं बीमार हो गया। तो ऐसा मैं बोला तो जिब पर सरस्वती बैठी हो तो कितना अच्छा है। क्या मैं बीमार हूं इसलिए श्यामा स्वस्थ है? शायद मैं बीमार हूं इसलिए श्यामा स्वस्थ हो गई। वह भी बीमार थी, उसे भी बुखार था, लेकिन अब बीमारी के लक्षण वह दिखाती नहीं है, स्वस्थ हो गई है। क्योंकि मैं बीमार हो गया हूं इसलिए वह स्वस्थ हो गई है। तो क्या मैं बीमार हुई इसलिए श्यामा स्वस्थ है? जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है, पिछले 6 साल से इन दिनों में, इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं पाई। 6 साल से वो बीमार थी और जब मैं बीमार हो गया तो वह स्वस्थ हो गई। पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। मेरी बीमारी के कारण वह भीतर ही भीतर, मानो वह बीमारी उसे, मेरी बीमारी उसे खाए जा रही थी। और उसने अपने इच्छा बल से कि जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह कहीं मेरी चिंता न बन जाए। देखिए श्यामा ने क्या किया कि वह हरिवंश राय लेखक की चिंता न बन जाए, चिंता का कारण न बन जाए, इसलिए अपने आप को स्वस्थ कर लिया। जो 6 साल से बीमार थी वह स्वस्थ हो गई क्योंकि वह चिंता का कारण बनना नहीं चाहती थी। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी नहीं था। मेरी पत्नी को ही पता था घर में, बाकी किसी बाहर को किसी को पता ही नहीं था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए जाता था। दिन भर स्कूल में पढ़ाना, रात में ट्यूशन में जाना, पुस्तकें लिखना, काव्य लिखना, ये सारे काम सामान्य रूप से मैं किए जाता था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले पतले हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात कही। गर्मी के दिनों में हमें भूख कम लगती है, हम ज़्यादा पानी पीते हैं,
इसलिए खाना खुराक कम खाते हैं, तो गर्मी के दिनों में सब थोड़े बहुत दुबले पतले हो ही जाते हैं। ठंड के दिनों में ऐसा नहीं होता, हमें ज़्यादा भूख लगती है, हम पानी कम पीते हैं, खुराक ज़्यादा खाते हैं, तो थोड़े मोटे हो जाते हैं ठंड के दिनों में। ये सामान्य कुदरती नियम है। तो गर्मी के दिन थे, एक दिन उसने मुझसे कहा था कि भाई मैं डॉक्टर BK मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। तो गर्मी के दिन थे, जब जुलाई महीने के पहले की बात है, जब मैं बीमार था तो थोड़ा दुबला पतला हो गया, लेकिन मुझे दुबला पतला देखकर कोई कह नहीं सकता कि मैं बीमार हूँ। हाँ, श्यामा ने एक सलाह दी कि भाई मैं डॉक्टर BK मुखर्जी से अपनी परीक्षा करवाऊं। अब डॉक्टर मुखर्जी जो हैं वह एलोपैथी के डॉक्टर हैं, तो उनसे मैं अपनी परीक्षा करवाऊं। मैंने टालम टाल की, टाल मटोल की, टालना चाहा तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र छोड़ना ये मुहावरा है, उसका अर्थ होता है अचूक शस्त्र का प्रयोग करना। तो ब्रह्मास्त्र एक अचूक अस्त्र, इंद्र का हथियार है ब्रह्मास्त्र। कई देवी देवताओं के पास ब्रह्मास्त्र तो अचूक है, वह उसका निशाना खाली नहीं जाता। तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, यानी अचूक निशाना साधे ऐसा एक अस्त्र छोड़ दिया। क्या किया उसने कि मैं जब तक अपने आप को डॉक्टर को न दिखलाऊंगा वह खाना नहीं खाएगी। ये ब्रह्मास्त्र था श्यामा का, वह खाना नहीं खाएगी, बंद कर देगी। ब्रह्मास्त्र था ये, तो उसे तो मानना ही था। किसी भी देवी देवता को ब्रह्मास्त्र के सामने झुकना पड़ता है। ब्रह्मा के वरदान से मिला हुआ ये अस्त्र है, तो सबको झुकना पड़ता है, उनका प्रभाव उसे स्वीकार करना पड़ता है। तो ये ब्रह्मास्त्र था श्यामा का, तो उसके सामने मुझे भी झुकना पड़ा, यानी डॉक्टर BK मुखर्जी को वहाँ दिखलाने के लिए जाना पड़ा। ये डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। डॉक्टर मुखर्जी को ये शंका थी कि मुझे क्षय यानी TB हो गया है। उन दिनों की बात, तब इतने बड़े बड़े अस्पताल नहीं हुआ करते थे हमारे यहाँ। तो आजकल TB के लिए भी बड़े बड़े अस्पताल बन गए हैं। जो अब तो TB नहीं है, TB उसका भय नहीं है, वह जीवलेण नहीं रहा। उन दिनों वह जीवलेण रोग था। तो डॉक्टर को भय था क्षय का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया, क्या करना है, नुस्खा उसका लिख दिया है कि और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह से आराम करने के लिए लिखा था कि चिंता मुक्त होकर संपूर्ण आराम करना है। नुस्खा ये तो मुझे मौत का परवाह ना लगा कि संपूर्ण आराम करना, ये दिन भर स्कूल में नहीं जाना, पढ़ाना नहीं, ट्यूशन नहीं करना, ये पुस्तकें लिख रहे काव्य संग्रह ये भी नहीं करना, संपूर्ण आराम करना, ये तो मौत का परवाह ना लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया है? सोचने लगे लेखक हरिवंश राय जी, क्या मेरा अंतिम समय आ गया है कि स्वागत के साथ ही विदा की होती देखी तैयारी बंद लगी होने खुलते ही जैसे मेरे जीवन की मधुशाला। स्वागत के साथ ही विदा का समय आ जाए, अभी तो मैं जवान हूँ। संपूर्ण आराम करना, टोटली बेड रेस्ट, क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न यह था कि क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है? उसे विधवा होना, वैधव्य लिखा है उसके भाग्य में। वैधव्य यानी विधवा का जीवन व्यतीत करना, वैधव्य ये भाववाचक संज्ञा है। तो उसके भाग्य में ये वैधव्य लिखा है क्या? मैं मर जाऊं, वह विधवा हो जाए। बहुत सारे विचार कर लिए लेखक ने कि ये तो ठीक नहीं है। लेखक को ये ठीक नहीं लगा, क्योंकि आमदनी जो है, आय जो है बंद हो जाती।
स्कूल में जाना नहीं है, पढ़ाना नहीं है, तो वहाँ से आमदनी जो मिलती थी बंद हो जाए। रात को ट्यूशन में नहीं जाना है तो वहाँ से जो आय होती है बंद हो जाए। ये कवि है, लेखक है, जो लिखते रहते हैं वह भी बंद कर देना, तो किताबों की बिक्री से जो आय हो वह भी बंद हो जाए। तो ये सारी इनकम बंद हो जाए और संपूर्ण आराम करना, बेड रेस्ट करना, ये क्षय उन दिनों जीवलेण माना जाता था। तो मैं मर जाऊंगा क्या? मेरी पत्नी श्यामा ये विधवा हो जाएगी क्या? ये सब विचार लेखक करने लगे। तो यहाँ तक रखते हैं, आगे फिर मिलेंगे, आगे देखेंगे अगले लेक्चर में कि फिर क्या हुआ। हरिवंश राय ने ये क्षय हुआ है या नहीं हुआ, हुआ है तो कैसे उसे हराया, बीमारी पर कैसे जीत प्राप्त की, और उस जीत प्राप्त करने के लिए क्या क्या गंवाना पड़ा। बड़ी करुण कथा हरिवंश राय बच्चन की। आपको ये लेसन पूरा पढ़ना चाहिए। हमारे जाने माने अभिनेता, मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन के पिता की आत्मकथा है, उनके संघर्ष की कथा है, उन दिनों की कथा। काफ़ी गरीब थे, आर्थिक संघर्ष करना पड़ता था, उन दिनों की बात। चलिए नेक्स्ट टाइम मिलेंगे और आगे उसकी बात करेंगे। नमस्कार।